हे व्हाट्सअप लेजेंड। तो स्टार्ट करते हैं आज टॉपिक 4 पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके इसको कंप्लीट कर दें। ठीक है। तो उसमें पहला टॉपिक है इंडियन पेमेंट सिस्टम। अब इंडियन पेमेंट सिस्टम में अगर आप पूरे आर्टिकल को देखेंगे तो इसमें बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर दिए गए हैं, लेकिन अगेन वही चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए आना ज़रूरी है, और उन्हीं चीज़ों के ऊपर हम बस डिस्कशन करेंगे। बाकी आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, बुक आपके पास अवेलेबल है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको बता दूंगा उस पर आपको बहुत ध्यान रखना है। अब वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्ट। तो सबसे पहले आप एक काम करिएगा, सबसे पहला टॉपिक जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ CAGR। ये क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, ECS, RTGS, NEFT, IMPS, CTS, NASH, UPI। इनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इसके बाद ये तो बात हम अभी पता करेंगे, डोंट वरी। और इसके बाद एक है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये कुछ बेसिक सी फैक्ट इस आर्टिकल में है। इन्हीं 3 4 5 चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छी बात लिखी है, लेकिन ये जो चीज़ें मैंने बताई इसको आपके लिए जानना ज़रूरी है। अभी क्या होता है एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे CAGR के बारे में। CAGR के बारे में अब देखिए CAG, ठीक है। CAGR का मतलब क्या होगा? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। सपोज इट, मानिए कि कोई कंपनी 2014 में स्टैब्लिश हुई है और उसने एक, मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपए लगा के कंपनी स्टार्ट हुई, ठीक है। और उसने 2015 के फाइनेंशियल ईयर में अप्रॉक्सीमेटली 200% की ग्रोथ रेट पाई। और 200% ग्रोथ रेट पाने की बात क्या होगा? जाहिर सी बात है कि जो 1000 करोड़ की कंपनी थी वो 200 के बाद 3000 करोड़ की कंपनी हो जाएगी। यही तो होगा, बेसिक सी चीज़ है। जब 3000 करोड़ रुपए की कंपनी होगी, अब मान लीजिए 2016 में 3000 करोड़ की कंपनी होगी। अब इसने क्या किया कि इसने कॉन्ट्रैक्शन लिया 50% का, मतलब 50% डिग्रेड चली गई। तो अब ये कंपनी की थी 50% जब डिग्रेड हो गई तो 3000 का आधा कितना हो गया? 1500 करोड़। 1500 करोड़ रुपए, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी एवरेज ग्रोथ रेट बताओ कितनी है, एवरेज ग्रोथ रेट कितनी है, तो आप क्या करोगे? बेसिक सा क्या है कि एक हिसाब से देखो, यहाँ पे 200% थी, उसके बाद 50% का इसमें डिक्रीशन देखा गया है। तो आपको 50% का किया गया तो 200 ये और 50 उधार से घटा दो। तो 200 में से जब 50 घटेगा कितना बचेगा? 150। 150 ये और 200 ये, तो कितना आ जाएगा? 350%। या आप जिस तरीके से भी कैलकुलेट कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो एवरेज ग्रोथ रेट होती है वो कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा फिगर नहीं दे पाती है, अच्छा फिगर नहीं दे पाती है। अब इस अच्छे फिगर को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है CAGR। अब इसका कैलकुलेशन का एक अलग मेथड होता है। तो CAGR जो है वो एवरेज ग्रोथ रेट का जो मेथड है उससे बहुत अच्छा होता है, और इसमें एकदम एग्जैक्ट आपको पता चल जाता है कि जो कंपनी 2014 में स्टार्ट हुई और 2016 में जो इतना उसने अप्स एंड डाउन देखा, तो अगर सारे अप्स एंड डाउन को हटा दें, उसके बाद 2014 से लेकर 2016 के बीच में उसने कितना एनुअली एवरेज ग्रोथ रेट पाया है, तो हम वो CAGR की तरफ से पाते हैं। तो CAGR है, इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है इसमें। बस जो दिया हुआ आपके एग्जाम्पल में वो दिया जाता है कि जो CAGR है उसमें पाया गया है कि जो आपका ये जो आपके वाले ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें UPI जो है उसका CAGR 104% है। उसके बाद IMPS का 39% है, और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का 13% है। बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं, आपको CAGR पता होना जाना चाहिए किस वजह से उसको लाया गया था। अब इसके बाद हम लोग फोकस करते हैं ECS के ऊपर। अब बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले जो सबसे पहला टर्म रहेगा वो हम लेंगे ECS के बारे में। ठीक है, ECS क्या होता है? देखिए, ECS इज़ नथिंग। ECS एक तरीके का फॉर्म है। जैसे आप कभी भी किसी भी स्टोर पे जाएंगे और वहाँ से कोई चीज़, जैसे आपने कोई टीवी को लिया और टीवी लेने गए तो आपने कहा भैया इसका फाइनेंस कर दो। क्या कर दो? इसका फाइनेंस कर दो। तो फाइनेंस करने के लिए सबसे पहले आप DP दोगे। DP का मतलब कुछ डाउन पेमेंट दोगे, और जो रेस्ट अमाउंट, सपोज 20,000 रुपये की आपकी टीवी है,
20,000 रुपये में आपने 33% या मान लीजिए कि 8,000 रुपये आपने डाउन पेमेंट दे दिया, बाकी कितना बचा 12,000 रुपये। अब 12,000 रुपये की आपकी क्या बचेगी, EMI आएगी ना। EMI का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब EMI हर महीने आपकी जब जाएगी तो ये EMI आपके अकाउंट से कटे, उसके लिए होता क्या है कि एक मैकेनिज्म होता है, एक ECS पेपर साइन आपसे करवाया जाता है। ECS पेपर आएगा जिस पर आपसे सिग्नेचर ली जाएगी, और उस जैसे सपोज दैट आपने किसी एक जैसे मान लीजिए आपने बजाज फिनसर्व से कोई चीज़ लोन करवाई है, तो बजाज फिनसर्व से लोन कराने के लिए वो क्या का बंदा काम करेगा, जो बजाज फिनसर्व वाला होगा वो एक पेपर आएगा, उस पर कहेगा भैया इस पर अपनी सिग्नेचर कर दो, और ये ECS फॉर्म है। अब ये जब आप सिग्नेचर उस फॉर्म पे कर देंगे तो आपका ये फॉर्म जाएगा आपके बैंक में जहाँ पर आपका अकाउंट होगा, वहाँ पर ये वेरीफाई करेगा कि हाँ ये जो बंदा है जो आपसे फाइनेंस कर रहा है वो हमारे यहाँ का ही अकाउंट होल्डर वाला पर्सन है। अब हर महीने इसके अकाउंट से इतनी EMI कटेगी। तो ECS का मतलब समझ रहे, ECS एक तरीके से बस एक आपकी आइडेंटिटी बता देता है कि आप किस बैंक अकाउंट के हैं और आपसे हर महीने इसमें से पैसा कटेगा। अगेन मैं इसको सिंप्लीफाई करके नॉर्मल सा एक एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। ECS क्या है, जब आप किसी भी जगह जाते हैं, जैसे कि आपने कोई टीवी खरीदा, टीवी के लिए आपने आप चाहते हो उसका फाइनेंस हो जाए, तो आपने डाउन पेमेंट दी, डाउन पेमेंट देने के बाद अब क्या होगा कि आपसे EMI काटी जाएगी। तो EMI कहाँ से कटेगी, आपके अकाउंट से कटेगी। तो आपके अकाउंट से EMI कटने के लिए जो जिस एंटिटी आप जो थर्ड पार्टी आपका फाइनेंस कर रही है, जैसे बजाज फिनसर्व कर रही है, वो एक पेपर पे आपसे सिग्नेचर करवाएगी, यही वो ECS का पेपर है। फिर ये पेपर जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, बैंक में जाएगा, फिर बैंक वाला इसको वेरीफाई करेगा, और जब वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद हर महीने आपके अकाउंट से EMI कटती चली जाएगी। जिस प्रोसेस के जरिए से ये सब कुछ हुआ कि बैंक ने आपको रिकॉग्नाइज किया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ECS का प्रोसेस बोलते हैं। अब ये पहले जनरली पहले होता था, अब भी थोड़ा बहुत वर्किंग में है, लेकिन अब इसकी जगह पे एक नया प्रोसेस आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं NACH, NACH, NACH। अब NACH क्या होता है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। अब इसमें क्या होता है, NACH क्या है, ये NACH भी समझ लो एक तरीके का ECS ही है। अब ECS में क्या होता था कि एक हार्ड कॉपी आपके बैंक जाती थी, अब NACH ने क्या काम किया कि ये जो हार्ड कॉपी वाला प्रोसेस था इसको ख़त्म कर दिया। अब आप ऑनलाइन ही बजाज फिनसर्व वाला बैठेगा, अपना टैबलेट खोलेगा, उसमें सब कुछ करेगा, कहेगा भैया ठीक है आप अपना एक काम करो, या तो नेट बैंकिंग खोल लो या तो अपना डेबिट कार्ड से इसको ऑथेंटिकेट कर दो। तो जो प्रोसेस बैंक में फिजिकली होके जा रहा था, अब वो प्रोसेस NACH के जरिए से ऑनलाइन हो जाता है। NACH में दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक होता है डेबिट कार्ड या दूसरा होता है नेट बैंकिंग। क्योंकि डेबिट कार्ड भी आपका बैंक इशू कर रहा है, तो डेबिट कार्ड की आपकी इन्फॉर्मेशन लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि भाई आप इस बैंक अकाउंट के मेंबर हो, ठीक है, और या नेट बैंकिंग के जरिए से आपको पता चल जाएगा। अब ये नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, बेसिक से ध्यान रखना। तो ECS और NACH क्या है कि जो रिकरिंग अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट या क्रेडिट होना है, उसके लिए इन दोनों चीज़ों का यूज़ किया जाता था। पहले ये फिजिकल फॉर्म में होती थी, अभी भी होती है, और NACH क्या ये टोटली ऑनलाइन फॉर्म हो रहा होता है। बस बेसिक सा डिफरेंस है, इनको ध्यान में रखिएगा। आई होप कि चीज़ें क्लियर होंगी। और अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन कौन से टर्म है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, NACH जो है ये सब किसने इस्टेब्लिश किया हुआ है, ये NACH ये किया हुआ है NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब NPCI क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है, इसके बारे में आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। अब आता है, क्या आता है देख लेते हैं। इसके बाद आता है ECS हो गया हमारा, ECS हमने पढ़ लिया, ECS पढ़ लिया, NACH पढ़ लिया। अब देखते हैं RTGS, NEFT, IMPS। ध्यान रखिएगा, इसको मैं एक ही साथ तीनों को बताने की कोशिश करूंगा। ऐसे देखिए, NEFT, दूसरा आ जाएगा RTGS, और तीसरा आ जाएगा IMPS। फुल फॉर्म क्या है नीचे लिखे हुए देख सकते हो आप लोग, कोई बहुत ज़्यादा उसके करने की जरूरत नहीं। देखिए अब इसमें कुछ बेसिक सा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस हो रहा है वो बस मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जो NEFT है इसमें मिनिमम अमाउंट कितना रुपया आप भेज सकते हैं, 1 रुपया, मिनिमम आप 1 रुपये भेज सकते हैं। RTGS में मिनिमम अमाउंट 2 लाख रुपए, ये ध्यान रखिएगा, 2 लाख से कम नहीं भेज सकते आप, चूँकि बड़े अमाउंट के लिए होता है। IMPS के लिए भी आप मिनिमम 1 रुपया भेज सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। ओके, ये वाला RTGS भी ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, लेकिन जो IMPS होता है ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होता है।
ये कुछ नहीं है, बस एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजने के तरीके हैं। जब बहुत 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट भेजना होता है तब हम आरटीजीएस का यूज़ करते हैं। जब हमें 2 लाख से कम का अमाउंट नियरली भेजना होता है तो हम लोग एनईएफटी का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, बस ध्यान से रखना। उसके बाद इसका जो सेटलमेंट होता है वो हाफ आवरली होता है। हाफ आवरली होता है मतलब कि हर घंटे के आधे वाले पे हो जाता है। इसका जो सेटलमेंट होता है वो रियल टाइम होता है, मतलब जैसे भेजोगे वैसे ही हो जाएगा। इसी तरीके से जो आईएमपीएस होता है इसका भी रियल टाइम में ही सारा सेटलमेंट हो जाता है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, कोई चार्ज नहीं पड़ता। मतलब आप जब एनएफटी कराने जाएंगे, मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भिजवाने जाएंगे तो कोई चार्ज नहीं पड़ेगा, इस पर भी नो चार्ज है। लेकिन जो आईएमपीएस होता है इसके ऊपर चार्ज लिए जा सकते हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल मेंबर और बैंक के बीच का प्रोसेस होता है कि कैसे लिया है। इट कैन बी चार्ज। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है, बस ध्यान में रखिएगा। आईएमपीएस जो है, आईएमपीएस जो है इसको एनपीसीआई ने बनाया है, एनपीसीआई ने बनाया है। और ये दोनों जो मैकेनिज्म है ये सोलली आरबीआई ने ही इसको मैनिपुलेट किया है। आईएमपीएस को एनपीसीआई ने बनाया है और एनईएफटी और आरटीजीएस है इनको आरबीआई पूरे तरीके से मैनेज कर रही है। इज दैट क्लियर? ये बात से चीज हो जाएंगी। उसके बाद आता है सीटीएस। सीटीएस का फॉर्म क्या है? चेक ट्रंकेशन सिस्टम। अब चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है? अब जैसे मान लीजिए होता क्या था कि जैसे आपने किसी एक बैंक में चेक लगाया, ठीक है, अब वो किसी दूसरे बैंक का था, तो वो क्या होता था कि एक बैंक से दूसरे बैंक में चेक जाएगा, फिजिकली जब वहाँ पे पहुँचेगा तब वहाँ की चीज़ों को पढ़ेगा, लिखेगा, उसके बाद वो आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होगा। तो ये जो बीच में जो फिजिकल टाइम लग रहा था हम यहाँ जाना यहाँ जाना यहाँ जाना, इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया। किसके ज़रिए से? सीटीएस के ज़रिए से। अब सीटीएस क्या करता है कि आपके चेक की इमेज आपने किसी बैंक में लगाई, उसकी एक इमेज होगी, वो रिकॉग्नाइज कर ली जाएगी, और रिकॉग्नाइज करने के बाद आपके अंदर ये जो फिजिकल वाला जो समय लग रहा था उसको ख़त्म करके आपका तुरंत का तुरंत ये काम हो जाएगा। तो ये किस मैकेनिज्म के ज़रिए से हो रहा है? ये सीटीएस के मैकेनिज्म। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? चेक ट्रंकेशन। इसको क्या बोलते हैं? चेक ट्रंकेशन सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, जिसमें एक चेक की इमेज के जरिए से भी आपकी जो फिजिकल प्रोसेस होना था उसको कंट्रोल किया जा रहा है। इज दैट क्लियर? बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मोर देन सफिशिएंट, इतना जान रहे हो, बाकी आप आर्टिकल इसमें पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम क्या है? बस इसमें न्यूज़ में क्या था कि UADAI। अब ये संस्था क्या है? UIDAI ये संस्था है जो कि आपके आधार कार्ड से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, मतलब आधार कार्ड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट संस्था है। अब UIDAI जो है इसने आपके आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए इसमें सिक्योरिटी लेयर और भी इंक्लूड कर दी है। इसमें बस होता क्या है कि आपका जो बैंक है, मतलब कि अगर आप चाहें तो अपने आधार कार्ड के ज़रिए से आप अपना बैंक का नाम बताइए, आधार नंबर बताइए और अपनी फिंगरप्रिंट लगाइए और आपका ट्रांजैक्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम एक नए तरीके का पेमेंट सिस्टम है जिसको किसने बनाया था? एनपीसीआई ने बनाया था। ठीक है, एनपीसीआई ने बनाया था। इसके जरिए क्या होता है? खाली ओनली 3 तरह की इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी और आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन इससे कंप्लीट कर दिए जाएंगे। आपका बैंक नेम क्या है, आपका आधार नंबर क्या है और आपका फिंगरप्रिंट क्या है। अब ध्यान रखना कैसे कंप्लीट कर दिए जाएंगे। सपोज दैट मैं हूँ, मेरे पास आधार कार्ड है, तो मैं क्या चाहूँगा, या तो मैं बैंक जाके पैसे निकालूँ, तो आप लोगों को पता होगा एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस होते हैं जो बैंक की तरफ से ही गठित किए जाते हैं और जो कि हर पर्सन बैंक नहीं पहुँच जाता। जैसे मान लो बैंक है, अब बैंक तो हर पर्सन तक नहीं पहुंच सकता, इसको मैं ऐसे कर दूँ ध्यान से। जैसे ये हो आप, ये है आपका बैंक, तो हो सकता है आपको बैंक जाने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो, तो बैंक ने ही क्या काम किया, बीच में एक पर्सन को बैठा दिया जिसको बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस बोलते हैं। ये सारी सुविधाएं आपको बैंकिंग वाली दे देता है। अब अगर आपको पैसा निकालना तो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस के पास आओ, आप उसको अपना आधार कार्ड दिखाओ, अपने बैंक का नाम बताओ और अपना फिंगरप्रिंट लगाओ और अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इसको क्या हम लोग बोलते हैं? AEBS, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है। अब ध्यान से बहुत ध्यान से रखिएगा, इसको किसने डेवलप किया है? NPCI ने इसको डेवलप किया है। इट इज मोर देन सफिशिएंट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अदर डेवलपमेंट इन पेमेंट सिस्टम। अगेन ये जो न्यूज़ है इसमें कुछ खास बात नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इसका पब्लिश किया है, पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस ध्यान रखिएगा ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पब्लिश किया हुआ पेमेंट सिस्टम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
स्टोरेज पेमेंट सिस्टम डेटा, स्टोरेज पेमेंट सिस्टम डेटा एक तरीके की गाइडलाइन है। क्या ये एक तरीके की गाइडलाइन है जो कि 2018 में किसने इशू की थी, आरबीआई ने इशू की थी। उसमें ये बोला गया था कि जितने भी पेमेंट सिस्टम वाले हैं उनके लिए ज़रूरी है कि जो भी इंटायर डेटा है, जो कि सारा डेटा है रिलेटिंग टू पेमेंट सिस्टम, पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड जितना भी है जो कि उनके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, उसका जो स्टोरेज है वो कहाँ पे होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स कि जितने भी पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड, अब जैसे मास्टर कार्ड, वीज़ा, ये सब क्या है, इंडियन कंपनी थोड़ी ना है, तो लेकिन पेमेंट सिस्टम में ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो इनका जो भी डेटा है वो इंडिया में ही स्टोर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कौन कौन इंक्लूड है। इट इंक्लूड्स पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स अंडर पेमेंट सिस्टम सेटलमेंट एक्ट, बैंक्स एंड एनी अदर एंटिटी पेमेंट, मतलब कि जितने भी पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, चाहे वो मास्टर कार्ड हो, वीज़ा हो, गूगल पे हो, फोन पे, मतलब ये सब जो है इनके पास अगर जो भी डेटा है वो कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। ये एक बेसिक सी गाइडलाइंस थी। ठीक है, बाकी आप इसमें पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा खास बात इसमें नहीं है। उसके बाद आता है भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब देखो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप भरते हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप भरते हो, है ना, मोबाइल बिल आप भरते हो, बिजली पानी का बिल आप भरते हो, वाटर टैक्स भरते हो और डिफरेंट डिफरेंट तरह के टैक्स भरते हो। तो इसके लिए आप इनकी अपनी अलग अलग एप्लीकेशन, इनकी अलग एप्लीकेशन, इनकी अलग एप्लीकेशन, इनके अलग एप्लीकेशन भी आते हो। तो क्या हुआ कि BBPS आया, उसने कहा ठीक है कहीं तुम लोग ना जाओ, बस खाली यहाँ पर आओ BBPS पे, और तुम्हारी जितने भी पेमेंट सेटलमेंट वाला प्रोसेस है वो सब कुछ यहीं से कर सकते हो। तुम्हें बिजली का बिल भरना हो यहीं से भरो, मोबाइल का बिल भरना हो यहीं से भरो, गैस बुक करवानी है यहीं से करो, गैस का बिल भरना हो यहीं से भरो, मतलब सारे जितना भी बिल करने वाला प्रोसेस है वो सब कुछ आप एक ही ऐप से कर सकते हो या एक ही प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज़, अब इसमें न्यूज़ में क्या था कि इसमें न्यूज़ ये था कि आरबीआई ने जो मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट होती है नॉन बैंक भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स के लिए, उसको घटाकर 100 करोड़ से 25 करोड़ कर दिया। बकवास चीज़ है, इतना जाने की जरूरत नहीं है, खाली BBPS के बारे में आप जानने के लिए ध्यान रखो। इसको किसने, ये आरबीआई ने कॉन्सेप्चुलाइज तो किया था, लेकिन इसको बनाया किसने है, NPCI ने। अब ये बकवास बात है, अब NPCI खुद भी आरबीआई के तहत ही काम कर रही है। क्या लिख रहे हैं यार, कुछ भी कुछ भी, है ना। ठीक है, ध्यान से रखना, बहुत बेसिक सी चीज़ है। BBPS क्या करती है, सारे बिल की जगह एक ही जगह से पेमेंट आप कर सकते हो। किसने बनाया, NPCI ने बनाया है। न्यूज़ क्या थी, पढ़ सकते हो, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट, UPSC ने इससे पहले पूछा हुआ है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है, पेट्रोल पंप पे आप गए, कहा पेट्रोल डाल दो 1000 रुपये का, तो क्या ठीक है भैया लाओ 1000 रुपये, तो आपने उठाया और अपना कार्ड दे दिया उसको, ये लो मेरा डेबिट कार्ड या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कुछ भी दे दिया। तो अब वो क्या करने, नहीं भैया क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से नहीं लेंगे, तो क्यों नहीं, चल नहीं रहा है, वो उल्लू बनाते, चलता था सब कुछ है। प्रॉब्लम एक है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट का कॉन्सेप्ट आता है। होता क्या है कि अगर कोई भी कस्टमर किसी मर्चेंट, अब यहाँ पे मर्चेंट यहाँ पे कौन है, यहाँ पे पेट्रोल पंप वाला। अब मर्चेंट के पास अगर कोई भी ऑनलाइन पेमेंट अगर कार्ड के जरिए से कर रहा है, तो जो कार्ड की प्रोसेसिंग फीस है उसका पैसा किसको भरना पड़ता, वो मर्चेंट को भरना पड़ता था। किसको भरना पड़ता था, मर्चेंट को। बस इसी के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट आया था। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। मर्चेंट डिस्काउंट रेट इज द कॉस्ट पेड बाय अ मर्चेंट। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि MDR में कॉस्ट कौन पेड करता है, तो कौन पेड करता है, मर्चेंट पेड करता है, टू अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम कस्टमर वाया डिजिटल मीन्स। ठीक है, इट एक्सप्रेस इन परसेंटेज ऑफ ट्रांजेक्शन अमाउंट। ठीक है, जितना बड़ा ट्रांजैक्शन होगा उतना बड़ा अमाउंट इसमें से कटेगा। ध्यान से रखिए, कोई एक फिक्स अमाउंट नहीं है, जितना बड़ा ट्रांजैक्शन अमाउंट होगा उतना ही ज़्यादा आपका MDR कटेगा। कौन भरेगा, मर्चेंट भरेगा। मर्चेंट का मतलब जो बिजनेस ओनर है, जैसे पेट्रोल के पंप पे पेट्रोल पंप वाला। ओके, नेक्स्ट आगे देखते क्या है। आगे देखते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत इस तरह के फैक्ट बहुत पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट क्या है, 2004 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ये एक सेंट्रल नेशनल एजेंसी है जो कि रिसीव करती है, प्रोसेस करती है, एनालाइज करती है और डिसिमिनेट करती है किस चीज़ को, इंफॉर्मेशन को। किस चीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, सस्पेक्टेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मतलब कि ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कि सस्पेक्शन पे डाउटफुल है, कहीं इनसे कुछ गलत तो नहीं होने वाला है,
तो उस चीज़ को एनालाइज करना, उसको रिसीव करना, उसको प्रोसेस करना, उसको डिसमिनेट करना, इसकी जिम्मेदारी किसके पास है? इसी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के पास है। ध्यान रखिएगा, जो FIC इंडिया है, FIU इंडिया है, ये अपनी रिपोर्ट किसको करती है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को करती है, जिसको कौन हेड कर रहा है? फाइनेंस मिनिस्टर हेड कर रहे होते हैं। ध्यान रखना कि FIU इंडिया जो है ये एगमॉन्ट ग्रुप का एक पार्ट है। अब ये एगमॉन्ट ग्रुप क्या है? एगमॉन्ट ग्रुप इसी तरीके से 166 FIUs का कॉन्ग्लोमरेशन, मतलब कि 166 FIUs के मिलने के बाद एक ग्रुप बना जिसको हम लोग एगमॉन्ट ग्रुप बोलते हैं। इसका मेन पर्पस क्या है? ये जो एगमॉन्ट ग्रुप है ये वर्ल्ड से मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग, चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग वाले जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो कहीं ना कहीं सस्पेक्टेड होते हैं, तो उनकी डेटा को एनालाइज करना कि पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन ले रहा है, डेटा को डिसमिनेट करना, ये सारा काम कौन करता है? एगमॉन्ट ग्रुप करता है। और एगमॉन्ट ग्रुप के पास 166 FIUs हैं और हर एक FIU अपने अपने देश में है। इंडिया में भी अपनी एक FIU इंडिया है और वो किसको अपनी रिपोर्ट करती है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल, जिसको हेड कौन कर रहा होता है? फाइनेंस मिनिस्टर कर रहे होते हैं। सिंपल सा है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बेसिक सा बात है, इस फिगर को देख लो। एक तरफ है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, देखो दरवान, और दूसरी तरफ है टेक्नोलॉजी। तो इन दोनों को जब मिला देंगे तो वो फिनटेक बन जाता है। बस फिनटेक इज नथिंग, जब फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को आपस में मिलाया जाता है, जो आउटकम आए, फाइनेंस की जब टेक्नोलॉजी से शादी करा दोगे तो जो चीज़ बनेगी वो फिनटेक है। बस सिंपल सी बात ये है। अब क्या चीज़ ध्यान में रखनी है? अब हो क्या रहा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज को अगर आपको ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाना है, बैंक को, पेमेंट को, NBFCs को, सिक्योरिटी ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब चीज़ों को आपको ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाना है तो आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत पहुंचेगी। हर जगह बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं पहुंच सकते, तो टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। तब इस दोनों के समावेशन को, दोनों के मिलन को एक नया नाम दे दिया गया जिसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, फिनटेक से संबंधित जो कि प्राइमरी रेगुलेटर है वो कौन है? RBI। इंडिया में जो फिनटेक की मार्केट है वो 50 से 60 बिलियन US डॉलर थी फाइनेंशियल ईयर 2020 में, और वर्ल्ड में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा फिनटेक इकोसिस्टम पाया जाता है इंडिया में। पहले दूसरे नंबर पे कौन है? कमेंट करके बताइएगा। ओके, अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई, देख लीजिए। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, IFSCA, कुछ बेसिक चीज़ कहाँ पर एस्टैब्लिश है? गांधीनगर। गांधीनगर क्या है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि विल बी PR फॉर इंडियन फिनटेक हैविंग ग्लोबल एम्बिशंस, will be IFSCA is situated in Gandhinagar, and it is responsible for the primary regulator for Indian fintech having global ambition and foreign fintech seeking entry to India. इट मीन्स एक ऐसी संस्था कि अगर कोई भारतीय फिनटेक है वो बाहर जाना चाहती है और बाहर वाली भारत में आना चाहती है तो किससे बात करे? IFSCA से करे। और ये IFSCA कहाँ है? ये गांधीनगर गिफ्ट सिटी, आप लोगों ने सुना होगा गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी क्या है ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक्सप्लेन करने का समय नहीं आ रहा था, मैं इसको एक्सप्लेन करता, ज़रूरत लगेगी बताइएगा तो एक्सप्लेन किया भी जाएगा। IFSCA से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट, और इसके अंतर्गत 9 मेंबर हैं, ठीक है। कौन इसको अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट इनके मेंबर को अपॉइंट कर रही होती है। इनका टेन्योर कितना होता है? टेन्योर होता है 3 इयर्स का। 3 इयर्स का इनका टेन्योर हो रहा है, और जो क्या नाम है, 3 इयर्स का टेन्योर है। और ये कहाँ, इसके मेंबर कहाँ कहाँ से आएंगे? जितने भी रेगुलेटर है ना, जैसे RBI से आएंगे, ठीक है, सेबी से आएंगे, जितने भी IRDAI से आएंगे, IRDAI से आएंगे, और डिफरेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी कुछ को अपॉइंट करेगी, ऐसे तरीके से आएंगे। 9 मेंबर होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, टेन्योर 3 साल का है। कहाँ पर है? गांधीनगर। गांधीनगर की जगह गिफ्ट सिटी में। अब गिफ्ट सिटी क्या है इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा कमेंट सेक्शन करके बताइएगा। इसके बारे में हम आगे पर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे मज़ेदार टॉपिक, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी। अब ये सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी है क्या? इसके बारे में सबने बहुत कुछ पढ़ा होगा। सेंट्रल बैंकिंग
डिजिटल करेंसी के बारे में डेफिनेटली आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा और आप लोग को आता भी होगा। मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, बस कुछ ऐसे पॉइंट आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा जो शायद आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपको पता है ये एक लीगल टेंडर भी होगा, ये एक फिएट मनी की तरीके से भी काम कर सकता है और आरबीआई इसको प्रतिबंधित करता है। सारे फैक्ट आपको पता है, इसमें आप पढ़ लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बस वो मैं आपको बताऊँगा और आगे बढ़ जाऊँगा। जैसे अब वो कौन से पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है, मैं इसको लिंक कर दूंगा, ध्यान से देखिएगा कि ये जो सीबीडीसी है, ये इसके दो फॉर्म है, सीबीडीसी रिटेल और सीबीडीसी होलसेल। अब सीबीडीसी रिटेल का मतलब क्या है कि ऐसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो कि सबके लिए अवेलेबल है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो नॉन फाइनेंशियल कंज्यूमर हो, चाहे वो कोई भी हो। जब ऐसी सीबीडीसी जो सबके लिए अवेलेबल हो जाएगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीबीडीसी रिटेल बोल रहे हैं। और सीबीडीसी होलसेल क्या होती है, ये कुछ ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास अवेलेबल होगा। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ पर बैंक्स हो सकते हैं। अब ये कौन होंगे ये अभी पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन ये समझ लीजिए बैंक्स, एनबीएफसीज, जिसको आरबीआई ऑथराइज करे। तो सीबीडीसी दो तरीके से अवेलेबल है, एक रिटेल फॉर्म में जो कि सब इसको यूज कर सकते हैं, होलसेल फॉर्म में कुछ ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको एक्सेप्ट करेंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट जो कि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम देख लेते हैं। इसका है कि इसको स्ट्रक्चर कैसे किया गया है। इसको दो तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है। टोकन बेस्ड सीबीडीसी है, पहला है टोकन बेस्ड सीबीडीसी और दूसरा है अकाउंट बेस्ड सीबीडीसी। अब टोकन बेस्ड का मतलब क्या है, इसमें जो ओनरशिप है वो किसी इंडिविजुअल की है। यहाँ पर जो ओनरशिप है वो कोई इंडिविजुअल बता रहा हो कि भैया ये मेरा है। अब जैसे आप हो तो आपके पास आपका रुपया है तो आप बता देते हो। इसी तरीके इस पे जो ओनरशिप है और इस पे जो टोकन प्रोसेस है वो कोई इंडिविजुअल बता रहा है। लेकिन जो अकाउंट बेस्ड आपकी जो सीबीडीसी होगी, अकाउंट बेस्ड सीबीडीसी होगी, इसके ऊपर जो ओनरशिप है वो डिफाइन करने के लिए बीच में कुछ इंटरमीडियरीज आ रहे होंगे। इंटरमीडियरीज आ रहे होंगे मतलब बीच में कोई थर्ड पार्टी होगी जो कि डिफाइन करेगी कि अकाउंट बेस्ड आपका जो स्ट्रक्चर इस कौन सी जो सीबीडीसी उसका स्ट्रक्चर कैसा है। इंटरमीडियरीज जब बता रहे होंगे तो वो किस तरीके की होगी, अकाउंट बेस्ड। और जब इंडिविजुअल उसके बारे में बता रहे होंगे तो कहेंगे टोकन बेस्ड होगी। एक बार इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं कि टोकन बेस्ड सीबीडीसीज इज अ बियरर, देख रहे हैं ना, बियरर इंस्ट्रूमेंट लाइक बैंक नोट। अब बियरर कौन होता है, हम ही आप तो हैं बियरर, तो इंडिविजुअल सिस्टम बता रहे होंगे। अकाउंट बेस्ड सिस्टम वुड रिक्वायर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बैलेंस एंड ट्रांजैक्शन। अब मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बैलेंस एंड ट्रांजैक्शन कहां पर होगा, किसी एक प्लेटफॉर्म पे होगा। वो प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करा रहा होगा, कोई ना कोई इंटरमीडियरीज प्रोवाइड करा रही होगी। तो सीबीडीसी अकाउंट बेस्ड वाले को इंटरमीडियरीज की जरूरत पड़ रही है और जो टोकन बेस्ड है वो इंडिविजुअल बियरर ही कहीं ना कहीं बता सकता है। ओके, उसके बाद एक बहुत अच्छा फैक्ट और इसमें लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेज एनोनिमिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सपोज दैट इसमें लिखा हुआ है कि हो सकता है, मे वर्ड यूज हुआ, मे बी, कि एनोनिमिटी का प्रिंसिपल इसमें फॉलो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो बोला जा रहा है कि मे बी फॉलो। अभी किस तरीके, जब स्मॉल वैल्यू की जो भी सीबीडीसीज होंगी, स्मॉल वैल्यू मतलब छोटा सा अमाउंट होगा, तो उसमें एनोनिमिटी आपकी मेंटेन है। एनोनिमिटी का मतलब कि इसके बारे में सिर्फ आप ही जानते हो। लेकिन जब लार्ज अमाउंट वाले होंगे उसको ट्रेस किया जाएगा। जैसे छोटा अमाउंट उसको ट्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लार्ज अमाउंट वाले होंगे उनको वो ट्रेस किया जाएगा। ये ट्रेसेबल होंगे। क्या होंगे ये, ट्रेसेबल वैल्यू होंगी। तो ध्यान रखना कि एनोनिमिटी हो भी सकती है, नहीं। एनोनिमिटी का मतलब क्या है कि मतलब आपको ट्रेस नहीं किया जा रहा है, आपकी आइडेंटिटी कोई जान नहीं रहा। लेकिन लार्ज वॉल्यूम वाले जो सीबीडीसी के ट्रांजैक्शन होंगे उसके ऊपर कहीं ना कहीं आपकी ट्रेसेबिलिटी के ऊपर इशू किया जाएगा। उसके बाद एक नई और चीज़, एक फैक्ट और है जो कि आप जाना बहुत ज़रूरी है। वो फैक्ट है ये, दिस सीबीडीसी इन इंडिया, दिस सीबीडीसी इन इंडिया वुड बी बेस्ड ऑन 2 टियर। एक होगा टियर 1 और एक होगा टियर 2। टियर 1 है डायरेक्ट और जो टियर 2 है वो है इनडायरेक्ट। इसका मतलब क्या है कि इनिशियल फेज में जो सीबीडीसी आएगी उसके ऊपर टोटली कंट्रोल किसका होगा, मतलब कि उसकी इशूइंग, उसकी मेंटेनेंस, इस सब की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, डायरेक्टली आरबीआई के ऊपर है।
डायरेक्टली आरबीआई को। तो टीयर 1 में डायरेक्टली जिम्मेदारी किसके ऊपर है? आरबीआई के ऊपर, सब कुछ यही करेगी, मेंटेनेंस, रेगुलेशन, सब कुछ यही करेगी। लेकिन जब ये टीयर 2 में आ जाएगी तो इनडायरेक्ट फॉर्म में आ जाएगी। तो आरबीआई जो अपनी जिम्मेदारी है वो बीच में किसी थर्ड पार्टी को दे देगी, और थर्ड पार्टी इसकी जिम्मेदारी को थोड़ा मेंटेनेंस के बारे में भी देख सकती है। तो सीबीडीसी इंडिया जो बेस्ड होगी वो 2 टीयर पे होगी, एक होगा डायरेक्ट, एक होगा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वाले में आरबीआई सारा रोल प्ले करेगी, और इनडायरेक्ट वाले में वो किसी इंटरमीडिएटरीज या किसी थर्ड पार्टी से इसके बारे में देखा जोखा करवा सकती है। बाकी सारे पॉइंट आप देख सकते हो। ये एक लीगल टेंडर मनी है, ये सेंट्रल बैंक इशू करता है, ये एक फिएट करेंसी के रूप में भी काम करेगी। अब ये फिएट करेंसी, लीगल टेंडर क्या है, ये सब चीजें आप लोग जानते हो। लीगल टेंडर का मतलब क्या, कि अगर कोई इस करेंसी को लेने से मना करे तो उसके अगेंस्ट में आप केस भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। बाकी और भी बहुत सारे फैक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। सीबीडीसी और जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है उसमें डिफरेंस है। क्रिप्टो करेंसी और यहाँ पे मैं देख भी सकता हूँ क्रिप्टो करेंसी और इसमें क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखिएगा। सीबीडीसी क्या है? सेंट्रल अथॉरिटी है, मतलब कि इसको लॉन्च करने वाला कौन है? सेंट्रल अथॉरिटी है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसको कोई एक पर्टिकुलर अथॉरिटी नहीं, सेंट्रल अथॉरिटी लॉन्च नहीं कर रही है, पता ही नहीं कौन लॉन्च कर रहा है भाई, वो डिसेंट्रलाइज फॉर्म है उसके अंदर। दूसरी चीज, ये जो सीबीडीसी होगी ये लेस वॉलेटाइल होगी। लेस वॉलेटाइल का मतलब, क्योंकि इस पर कंट्रोल कौन कर रहा है? आरबीआई कर रहा है। ये क्या होती है? हाईली वॉलेटाइल है। बिटकॉइन अभी कुछ समय पहले पता नहीं कितने करोड़ रुपए का बिक रहा था, करते 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 लाखों में आ गया। तो आज प्राइस उसके यहां पर है, कल प्राइस यहां पहुंच जाए, परसों प्राइस यहां पहुंच जाए। तो बहुत वोलाटाइल है, ऐसे ही चलता रहता है, बहुत वोलाटाइल है, कंफर्म नहीं होता। तो क्या है, जो क्रिप्टो करेंसी है बहुत ही वोलाटाइल है, लेकिन सीबीडीसी कंट्रोल फॉर्म में है, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल रहेगी, वो लेस वोलाटाइल है। दूसरी चीज, ये मुझे लगता है ये पॉइंट है जो कि वो प्रोसेस है, इसकी फ्लेक्सिबल सप्लाई है। फ्लेक्सिबल सप्लाई का मतलब क्या? सप्लाई कम होगी, आरबीआई इन्फ्यूज कर देगी, सप्लाई ज्यादा होगी, आरबीआई सकआउट कर लेगी। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है इसकी सप्लाई लिमिटेड है, इसी वजह से इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। फिलहाल इसके ऊपर अभी डिबेट में नहीं जा रहे हैं। दूसरी चीज, लोअर प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी। आपकी जो प्राइवेसी होगी, हो सकता है कि आपकी प्राइवेसी इसमें ब्रीच हो जाए। जैसे मैंने क्या बताया, एनोनिमिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आपकी आइडेंटिटी, आपकी प्राइवेसी ब्रीच भी हो सकती है, बिकॉज आपका सारा डेटा आरबीआई के पास अवेलेबल है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है वो बहुत ही ज्यादा प्राइवेसी और एनोनिमिटी को मेंटेन रखती है। अब इसका मतलब क्या है कि इसमें सब कुछ ब्लॉकचेन से होता है। कहते नहीं है कि एक पर्सन की डिटेल जिसने पैसा भेजा है और जिसको भेजा है बस उसी के एक एरिया की डिटेल हो पाएगी, लेकिन किसने भेजा है, कैसे भेजा है, कोई जानता भी नहीं किसने भेजा है। तो वहां पर प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इंश्योर होती है। इसके एग्जाम्पल क्या है? ई नायरा जो कि नाइजीरिया में चलती है, डिजिटल युआन जो कि चाइना में चलता है, और इसी तरीके से बिटकॉइन और इथेरियम आपके प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के एग्जाम्पल हैं। ध्यान से रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान से रखिएगा, पढ़ लीजिएगा, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद है क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये अच्छा है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं रैंडमली जो कि दिखाए। क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? ये इसको ओईसीडी पब्लिश करता है, ओईसीडी को पब्लिश करता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये रिपोर्ट करता है कि टैक्स इंफॉर्मेशन, अगर किसी भी क्रिप्टो एसेट में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराना किसका काम है? क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का काम है। और ये कौन प्रोवाइड करवाता है? ओईसीडी करवा रहा होता है। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या होता है कि वर्ल्ड से टैक्स इवेजन को कहीं ना कहीं, जो कि डिजिटल एसेट के ऊपर टैक्स इवेजन हो रहा है, उसको रोकना रही है। ध्यान रखिएगा, ये वर्ड है टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब मैंने बताया था अनइथिकल तरीके से, जब अनइथिकल तरीके से टैक्स की चोरी की जाती है उसको टैक्स इवेजन बोलते हैं। और एक दूसरा वर्ड होता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है कि लीगल तरीके से, लूप होल को देख, लीगली तरीके से जब टैक्स की चोरी की जाती है तो उसको हम लोग टैक्स अवॉइडेंस बोल रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? बेसिक सी चीज़ है। अब इसमें क्या होता है कि जो एक यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है कि अंडर CARF ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर रिक्वायर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड एंटिटी कस्टमर। इसमें क्या होता है कि जो भी, जैसे कोई प्लेटफॉर्म है, जैसे मान लीजिए कि जेरोधा का नाम आप लोग जानते होगे, जेरोधा के जानते होगे, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। तो अब जैसे कोई प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर ये डिजिटल करेंसी या मान लो कि क्रिप्टो एसेट के बारे में ट्रांजैक्शन होता है, तो यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है कि कौन यहाँ पर कस्टमर है और कौन सेल करने वाला है।
इन दोनों के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन मेंटेन रहे ताकि इन लोग टैक्स इवेजन होने से बचाएं। मतलब सारी इन्फॉर्मेशन इनको खुद मेंटेन करके रखनी पड़ती है, अन्यथा कहीं ना कहीं इनके अगेंस्ट में केस किए जा सकते हैं या कुछ ना कुछ स्टेप लिए जा सकते हैं। तो CARF ये OECD का प्लेटफॉर्म है। ये किस तरीके से काम करता है? ये काम इस तरीके से करता है कि कोई भी क्रिप्टो असेट में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसकी टैक्स की इन्फॉर्मेशन इनके पास अवेलेबल रहेगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? पढ़ लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक है टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आपने ऑनलाइन कोई शॉपिंग की, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो कहता है ठीक है भैया अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन बताओ, CVV नंबर बताओ, है पासवर्ड डालो, क्या क्या होता है। तो क्या होता है, ये CVV नंबर जब आपने डाल दिया तो वहाँ पर सेफ हो गया वो, ये तो होता है। अब उस CVV नंबर और आपके बैंक की डिटेल सब कुछ उसके पास पहुँच गया, अब वो उसका गलत तरीके से मिसयूज़ कर सकता है। तो अब होगा क्या ये मैकेनिज्म, अब होगा क्या, ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो गलत तरीके से मिसयूज ना हो, तो क्या करेंगे, ये जो इन्फॉर्मेशन होगी तो सेफ, लेकिन इनक्रिप्टेड फॉर्म में, हैश इनक्रिप्टेड फॉर्म में, डेल्टा ऐसे करके सेफ होगी। इसी को टोकनाइजेशन बोला, मतलब एक टोकन नंबर आपके जो आपके कार्ड की डिटेल है उसको दे दिया जाएगा। अब ये कैसे वर्क करता है इसको ध्यान से देखने के लिए एक ये फिगर बहुत अच्छा डिफाइंड है आपकी मैगजीन में। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, टोकनाइजेशन का प्रोसेस आप लोग समझ गए कि आपकी आपका जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, CVV नंबर है, उसका पासवर्ड, उसकी बैंक डिटेल सब कुछ है, उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में, मतलब कि कोई कोड दे दिया जाएगा ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन को कोई डिसिफर ना कर सके। ये क्या है, टोकनाइजेशन प्रोसेस होता है। डी टोकनाइजेशन का मतलब क्या रहेगा इसको उल्टा, कि आपका डिसिफर्ड जो भी आपका कोड था उसको रीड कर लिया है, वो डी टोकनाइजेशन है। तो टोकनाइजेशन से फायदा क्या हुआ कि आपकी इन्फॉर्मेशन को कोई मिसयूज नहीं कर सकता। अब देखिए ये वर्क कैसे करता है, बहुत अच्छा सा फैक्ट है कि हाउ इज अ टोकनाइज ट्रांजेक्शन डिफरेंट। टोकनाइज ट्रांजेक्शन किस तरीके से डिफरेंट है, ध्यान से देखिएगा। जब रेगुलर कार्ड का ट्रांजेक्शन होता है तो होता क्या है कि पेमेंट आपने स्टार्ट किया, ठीक है, आपने कहीं अपने पेमेंट स्टार्ट किया, तो आप क्या करते हो, अपनी कार्ड की डिटेल किसको देते हो, मर्चेंट को। अब मर्चेंट कोई भी हो सकता है, मर्चेंट का मतलब जिससे आप सामान या कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो वो मर्चेंट है। उसको आपने अपनी डिटेल दी और वो मर्चेंट ने क्या किया कि आपके एक्वायरिंग बैंक को वो डिटेल भेजी। एक्वायरिंग बैंक का मतलब क्या है कि मर्चेंट जो होगा, जो व्यापारी है, जो आपसे आपके कार्ड की डिटेल ले रहा है, उसने कार्ड की डिटेल ली और डिटेल लेने के बाद कहाँ भेजी, अपने बैंक के पास, जहाँ पर वो पैसा आप ट्रांजेक्ट करोगे तो उस बैंक के पास भेजी। उस बैंक ने वो जो ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट थी वो कहाँ भेजी, जिस पर्सन का वो बैंक अकाउंट नंबर था जिस पर्सन का वो बैंक अकाउंट था। अब उस बैंक अकाउंट में जब ये सारी डिटेल गई तो बैंक वाले का हाँ ये तो मेरे ही कस्टमर है यार, ठीक है, ये इतना अमाउंट मांग रहा है, तुम्हारे अकाउंट में जा रहा है, ठीक है, चलो अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये सारा पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तुम्हारे बैंक अकाउंट में। अब इसको मैं अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा बता दूँ, देखो जैसे इसको ऐसे समझने की कोशिश करेगा, जैसे आप हो, आप किसी एक मर्चेंट के पास गए और आपने मर्चेंट से कहा भैया हमें कुछ सामान चाहिए, तो मर्चेंट ने क्या किया, कहा ठीक है अपना कार्ड दीजिए। कार्ड जब उसने अपने इंस्ट्रूमेंट में लगाया, उस कार्ड की इन्फॉर्मेशन लिखी, आपका CVV नंबर ये है या बहुत सारी चीज़ें होती, जैसे अमेजोन पे क्या होता है आप लोग CVV नंबर सब डालते होगे, तो जैसे ही उसने आपकी कार्ड की डिटेल को डाला तो कार्ड की डिटेल डालने के बाद ये जो डिटेल होगी ये एक्वायरिंग बैंक में जाएगी। कहाँ जाएगी, एक्वायरिंग बैंक में। एक्वायरिंग बैंक वो बैंक है जहाँ पर आप से पैसा लेके जमा किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर अमेजोन का बैंक हो रहा है। फिर वो एक्वायरिंग बैंक वो डिटेल कहाँ भेजेगा, जिस अकाउंट से पैसा कटना है वहाँ भेजेगा। फिर वो अकाउंट या तो उसको एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट कर देगा तो बात खत्म। एक्सेप्ट कर लिया तो फिर ट्रांजैक्शन हो जाएगा और ट्रांजैक्शन करने के बाद आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट, आप उससे सामान खरीद सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे पॉइंट क्या है, यहाँ पर एक्वायरिंग बैंक के पास आपकी इन्फॉर्मेशन पहुँच गई, आपके बैंक के पास तो आपकी इन्फॉर्मेशन है ही है, साथ ही साथ जो मर्चेंट था उसके पास भी आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, तो मर्चेंट भी मिसयूज़ कर सकता है, एक्वायरिंग बैंक भी इसका यूज़ कर सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं। तब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टोकनाइजेशन का प्रोसेस है। टोकनाइजेशन में क्या होता है, खाली आप यहाँ पे देख लो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। टोकनाइजेशन में देखना कि पेमेंट इनिशिएटेड यूजिंग सेव्ड कार्ड इंफॉर्मेशन दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू टोकन और थ्रू आर टोकनाइजेशन। अब क्या होगा कि किसी भी मर्चेंट के पास गए आप, तो मर्चेंट के पास जब जाएंगे तो वहां पर एक टोकनाइजेशन की ऐप है। ऐप क्या काम करेगी, जैसे ही आप सारी इंफॉर्मेशन वहां डालोगे तो वो ऐप क्या करेगी, आपकी सारी इंफॉर्मेशन को एक टोकन में बदल देगी। अब वो टोकन वाली इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, एक्वायरिंग बैंक के पास, जहां पे पैसा जाएगा। फिर एक्वायरिंग बैंक कहाँ भेजेगा,
एक्वायरिंग बैंक इशूइंग बैंक के पास, मतलब जिसमें से पैसा निकल के एक्वायरिंग बैंक में जाएगा उसके पास ये टोकन भेजेगा, और टोकन सब इनक्रिप्टेड फॉर्म में। अब ये इनक्रिप्टेड फॉर्म जो इशूइंग बैंक के पास पहुंचे, इशूइंग बैंक उसको डिसिफर कर लेगा, या तो उसको एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट कर देगा। अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, रिजेक्ट कर देगा तो ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मर्चेंट के पास भी इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन, एक्वायरिंग बैंक के पास भी इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन, और ये वाली जो इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपके इशूइंग बैंक के पास भी पहुंची, और इशूइंग बैंक उसको डिसिफर कर सकता है। तो इट मीन्स कि टोकनाइजेशन से आपकी इंफॉर्मेशन सेफ रहेगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर एक फैक्ट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानना है कि भैया ये जो है टोकनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कौन कर सकता है, कौन टोकनाइजेशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता है। टोकनाइजेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर जो इनकी बुक में दिया हुआ है वो है कि कार्ड इशूइंग बैंक जो होते हैं, जो बैंक कार्ड को इशू कर रहे हैं, वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपए हुए, रिफर्ड एंड ऑथराइज कार्ड नेटवर्क, ये सब पॉसिबल है जो कि टोकनाइजेशन प्रोसेस के जरिए से आपको टोकन अवेलेबल करवाएंगे। इज दैट क्लियर? बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आगे बढ़ते हैं। यूपीआई, यूपीआई शुरुआत में भी था, न्यूज़ में क्यों है कि भूटान, नेपाल, सिंगापुर, यूएई ने भी यूपीआई को अब यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। यूपीआई क्या है, इस पर क्वेश्चन जब आया था तभी बनाया जा चुका था। सबसे पहला पॉइंट, इसको एनपीसीआई ने डेवलप किया है। आप एनपीसीआई का मतलब डेवलप किया कैसे है कि इंटर बैंक ट्रांजेक्शन करने के लिए इसका यूज़ किया। इंटर बैंक ट्रांजेक्शन का मतलब, जैसे मैं हूँ, मेरा अकाउंट है एचडीएफसी में, हमारे कोई कॉलीग हैं उनका अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, बीओबी में, तो एक बैंक से पैसा इस बैंक में भेजना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसमें यूपीआई जो है ये पेयर पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट। जैसे आप जाते हो यूपीआई से पेमेंट करते होगे ना कि किसी दुकान पे गए, क्यूआर कोड दिखाया, वहाँ पे पेमेंट हो गया, तो वो क्या था, मर्चेंट था। तो पर्सन टू मर्चेंट भी हो सकता है, पर्सन टू पर्सन भी इसमें ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यूपीआई इस तरीके से काम करता है। अब ध्यान रखना, यूपीआई की एक आईडी अपनी जनरेट होती है, उसके ऊपर सारे वर्क किए जाते हैं। और अब जो ये यूपीआई का प्रोसेस हो गया, अब यूपीआई पर ही आधारित बहुत सारी ऐप हैं, जैसे पेटीएम, गूगल पे, अमेजॉन पे। इसी तरीके से एक हमारी भीम भी है। भीम का प्रोसेस क्या होता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, जिसको एनपीसीआई ने डेवलप किया था। ये सब चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं ठीक है। तो भीम भी एक यूपीआई पे ही आधारित तरह की ऐप है जिसको एनपीसीआई ने बनाया। बाकी पेटीएम, फ़ोन पे, ये सब तो चीज़ें चलती ही रहती हैं। और इसके बाद आप लोग को मैंने ये बता दिया है कि आईएमपीएस क्या होता है, नैश क्या होता है, आधार पेमेंट बिल सिस्टम, एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, बहुत भारत पे सिस्टम हो गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें बता दी हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है, बाकी चीज़ें आप इसमें पढ़ लेंगे तो आपको चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स क्या है। पीएम साहब ने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को डेडिकेट किया है कि भैया ये जो डिजिटल बैंकिंग है ये हर कोने, हर नुक्कड़ पे पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट है क्या, कुछ नहीं, ध्यान से देखना कि एक ऐसा कमरा होगा, कमरे में एक मशीन लगी होगी एटीएम, एक मशीन लगी होगी डिपॉजिट करने वाली, एक मशीन लगी होगी पासबुक प्रिंट करने वाली। मतलब आप जाओ यहाँ पर अपने आप से ही सारा काम कर लो। ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हैं। अब इसमें क्या है, छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हो जाएंगी। कुछ बेसिक फैक्ट्स जो आप लोग के लिए जानना ज़रूरी है वो क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ, बस मोर देन सफिशिएंट है। ध्यान रखिएगा कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट कौन स्टार्ट कर सकता है, ये सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन रीजनल रूरल बैंक, पेमेंट बैंक और लोकल एरिया बैंक इसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इसको ज़रूर से ध्यान में रख लियागा। ठीक है, 75 डीबीयूज जो इस्टेब्लिश हुए हैं, जिसमें 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने किया है, 12 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और एक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स ने किया। अब ये सब बैंक्स क्या होते हैं, इनके बारे में मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के बारे में इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चाहो तो डिजिटल बैंकिंग के बारे में और भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हो, लेकिन मोर देन सफिशिएंट है। यहीं पर नियो बैंक का कॉन्सेप्ट भी आ रहा होगा। नियो बैंक जिसकी मतलब कि खाली फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी जैसे रिजर्व पे, ये सभी चीज़ें हो रही होंगी। और अगेन कोटक महिंद्रा बैंक है जो कि न्यू बैंकिंग ऑपरेशन ऑफ ट्रेडिशनल बैंक्स, मतलब कि नॉर्मल बैंकिंग तरीके से प्रोसेस हो रहा है। और फुल स्टैक लाइसेंस डिजिटल बैंक्स होते हैं। बहुत ज़्यादा खास जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग को जब ये चीज़ें आती रहेंगी तो उसमें एक्सप्लेन कर लीजिएगा। कोई ज़्यादा दिक्कत होगी बता दीजिएगा। डिजिटल लेंडिंग, देखो भैया इसके लिए पहली बार बताया था, इसमें फंसना नहीं।
बहुत खतरनाक चीज़ है। इसमें बहुत सारी फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बेसिक करके बता दे रहा हूँ। डिजिटल लेंडिंग का मतलब क्या होता है कि आजकल प्रोसेस क्या चल रहा है, ऑनलाइन लेंडिंग होती है। जैसे मैं कुछ एप्लीकेशन के नाम लिख रहा हूँ, जैसे कि क्रेडिट बी, ठीक है, स्मार्ट कॉइन, इसी तरह की एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी एप्लीकेशन है, बहुत कुछ जाने। ये क्या काम करती हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन आपसे लेंगी अपने पास, और आपकी एलिजिबिलिटी, आपके सिविल स्कोर की एलिजिबिलिटी को देखते हुए आपको थोड़ा सा पैसा, छोटा अमाउंट का पैसा आपको इनिशियल फेज में देंगी, 10-15 हज़ार रुपये। लेकिन इनकी वजह से हो क्या रहा है कि आपका जो डेटा है वो सब इनके पास पहुंच गया, और इसके बाद ये हो सकता है इसको मिसयूज़ भी ना कर लें। तो इसकी वजह से ये जो, चलो कुछ जो एप्लीकेशन है चलो वो तो बहुत सही है, कुछ जो ये जनरली एप्लीकेशन होती है ये NBFCs होती हैं, कुछ जो एप्लीकेशंस होती हैं वो तो बहुत अच्छी होती हैं। इसमें से कुछ एप्लीकेशन तो बहुत अच्छी होती हैं, लाइक जैसे मैंने क्रेडिट बे को भी जानता हूँ, स्मार्ट कॉइन को भी जानता हूँ। लेकिन कुछ एप्लीकेशन फेक ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो आपको शुरुआत में देंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका बहुत ज़्यादा हाई होता है। और अगर आप उनके गच्चे में एक बार कहीं फंस गए तो आप समझ लो, वो पता है होता क्या है कि आपको वीक भर, एक हफ्ते भर के लिए कुछ पैसा दे देंगी। जैसे सपोज उन्होंने 1800 रुपये आपको दिए, 1800 लेने के बाद आपसे वो 3000 रुपये एक हफ्ते में चार्ज करेंगी। अब मरता ना मरता क्या ना करता, इस तरह का अमाउंट उसने ले लिया, और जब एक हफ्ते के बाद आपसे वो पेमेंट, तो उसके बाद आपके पास कॉल आएगी, आपसे गालियों से बात करेंगे, आपसे इस तरीके से बात, मतलब मैंने लोगों को हैरेस होते हुए देखा। तो पॉइंट इज दैट कि ये बहुत प्रॉब्लम वाला है। तो डिजिटल लेंडिंग लग रहा है अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है, मैं पर्सनल यही है कि आपको कोशिश करो कभी इन सब मसलों में मत फंसना। कोशिश करो कि अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करो, ताकि इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही ना फंसे। ट्राई टू यूज डेट एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ रॉबर्ट कियोसाकी जिस तरीके से लेते हैं उसके आधार पर लेन देन करना, नहीं तो उधार फालतू के लिए मत लेने की ज़रूरत नहीं है। जो रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड पुअर डैड के जो राइटर हैं, रिच डैड पुअर डैड, उन्हीं ने डेट को बहुत अच्छा बोला है ना, गुड डेट भी बोला है, बैड डेट भी बोला है, उस तरीके से लेना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान में रखिएगा। डिजिटल लेंडिंग का मतलब क्या है कि डिजिटल फॉर्म में आपको लेंड किया जाता है। कभी कभी NBFCs कर रही होती है, और भी अलग अलग तरीके से कर रहे होते हैं। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप लोग इसमें देख लीजिएगा, बाय नाउ पे लेटर, बहुत सारी चीज़ें, इसको देख लीजिएगा। कुछ खास इसमें नहीं है, ज़्यादा इसमें बॉदर होने की भी ज़रूरत नहीं। ये सारी इन्फॉर्मेशन एकदम बकवास है। तो आज का जो टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है, इसको यहाँ पे देखने पर कंप्लीट करिएगा। बाकी जिस तरह की नीड हो वो मुझे बताते रहिए, मैं कोशिश करूँगा उसको कंप्लीट करके आप लोग को शेयर ऑफ करने की। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड लगे रहो दोस्तों।